पीट पीट कर भीड़ एक व्यक्ति की हत्या कर देती है। सभ्य समाज के लिए यह घटना शर्मनाक होता है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस घटना को सेलिब्रेट किया गया। यह घटना एक नज़ीर बन गया अन्य जगहों पर भी इस तरह की हिंसा के लिए और हिंसा के सेलिब्रेशन के लिए। मामला कोर्ट में गया, उम्मीद जगी कि न्याय होगा, भीड़ के आतंक का हिसाब होगा, लेकिन घटना के 11 सालों बाद आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की सिफारिश की गई है। सिफारिश की गई है सरकार की तरफ से। पीट पीट कर जिस व्यक्ति की हत्या की गई थी वो था मोहम्मद अखलाक। जिस भीड़ ने हत्या की थी वो भीड़ थी उग्र हिंदुत्ववादियों की। इकलौता मामला नहीं है जब किसी मुसलमान के खिलाफ हिंसा करने वालों के साथ स्टेट नरमी दिखा रही है। बीते सालों में हमने ये भी देखा कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने वालों का मान सम्मान किया गया। तो क्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा सामाजिक रूप से धीरे धीरे अपराध की श्रेणी से भी हटा दिया जाएगा? क्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामले में आरोपियों को दी जाने वाली ढील, राहत न्यू नॉर्मल है? कौन सी वो घटनाएं हैं जब हमने इस तरह की चीजें देखी? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। साल 2015 है। उत्तर प्रदेश के दादरी शहर के बिसाहड़ा गांव में एक मंदिर के लाउडस्पीकर पर यह ऐलान हुआ कि मोहम्मद अखलाक नाम के एक शख्स ने गाय को मारकर उसका मांस अपने फ्रिज में रखा हुआ है। यह अफवाह फैलते ही भीड़ भड़क गई। भीड़ अखलाक के घर पहुंची। 52 साल के अखलाक और उनके बेटे दानिश को घसीट कर बाहर निकाला और दोनों पर बेरहमी से हमला किया। अखलाक की मौके पर ही मौत हो गई। दानिश गंभीर रूप से घायल हुआ। इस घटना के बाद देश भर में स्वयंभू गौरक्षकों के हौसले और बढ़े और उन्होंने कई जगह इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। 3 नाबालिगों को 2016 में रिहा भी कर दिया गया। एक आरोपी रवि बीमार रहने के कारण मर गया। बाकी आरोपी, जिनमें स्थानीय बीजेपी नेता संजय राणा का बेटा विशाल राणा भी शामिल है, मुकदमे का सामना कर रहे थे। अब मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग को 10 साल बीत चुके हैं। हो सकता है आपके मन में यह ख्याल आ रहा हो कि अब तक तो अखलाक को इंसाफ मिल चुका होगा। नहीं, इंसाफ तो दूर की बात, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में खेल उल्टा चल रहा है। यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि सरकार लिंचिंग में शामिल आरोपियों पर लगे हत्या से लेकर मारपीट तक सभी आरोप वापस लेगी। इसके लिए योगी सरकार ने गौतम बुद्ध नगर की सत्र अदालत में अर्जी डाली है। इस अर्जी के मुताबिक राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत केस वापस लेने का अनुरोध किया है। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें राज्य सरकार की ओर से एक पत्र मिला था जिसमें साफ निर्देश थे कि इस केस को वापस ले लिया जाए। राज्यपाल ने भी केस वापसी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने अपनी अर्जी में यह भी दोहराया कि अखलाक के घर से जो मांस मिला था उसे सरकारी लैब ने गो मांस बताया था और इसी आधार पर उन्होंने केस वापस लेने की सिफारिश की। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम, सबसे बुनियादी सवाल यहीं से उठता है। ठीक है, मान लिया कि अखलाक के घर से जो मांस मिला उसे लैब ने गोमांस बताया, लेकिन अगर मांस सच में गोमांस भी था तो क्या इसका मतलब यह है कि भीड़ को किसी इंसान की जान लेने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या यह भीड़ तय करेगी कि कौन दोषी है, कौन निर्दोष, किसे जिंदा छोड़ना है और किसे पीट पीट कर मार देना है? सरकार ने जिस तरह इस केस के आरोपियों के खिलाफ लगे सारे आरोप वापस लेने की अर्जी दी है, दिखाता है वो भीड़ के उसी फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। तो क्या हम भीड़ तंत्र में जीने लगे हैं? हिंदुत्व समूहों से जुड़े आरोपियों पर सरकार की दरियादिली का ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। जब भी आरोप उग्र हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े व्यक्तियों पर हो तो सरकार का रुख अचानक ही नर्म पड़ जाता है। इसी पैटर्न का सबसे बड़ा और चर्चित उदाहरण बिल्किस बानो का केस है। मार्च 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो बिल्किस बानो कुछ रिश्तेदारों और गांव के लोगों के साथ रंधीपुर से जान बचाकर निकली, लेकिन रास्ते में ही कई आदमियों की भीड़ ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। इस हमले में बिल्किस के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। हमलावर यहीं नहीं रुके, बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें उनके 3 साल की बेटी भी शामिल थी, जिसे जमीन पर पटक कर मार दिया गया। दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले की सीबीआई जांच से आदेश दिए कि जांच करवाई जाए। 2004 में जब बिल्किस को आरोपियों को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को गुजरात से हटाकर महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2008 में मुंबई की एक अदालत ने 11 लोगों को सामूहिक बलात्कार और हत्या के अपराध में दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा सुनाई। 2019 में
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिल्किस बानो के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक नौकरी और घर देने का आदेश दिया। लेकिन इसके सिर्फ 3 सालों बाद 2022 में स्वतंत्रता दिवस के दिन गुजरात सरकार ने उन 11 दोषियों की रिहाई को भी मंजूरी दे दी और जेल से बाहर आते ही इन दोषियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। गुजरात सरकार ने कहा उन्हें 1992 की पुरानी क्षमा नीति के आधार पर रिहा किया गया है, क्योंकि वो 14 सालों से ज्यादा समय जेल में बिता चुके थे। इस दौरान उनका आचार बहुत बढ़िया था। बलात्कार के दोषी और आचार बहुत बढ़िया हजम होता नहीं। हालांकि इसमें दिक्कत एक और भी थी। साल 2014 में एक नई नीति बनी थी जिसके मुताबिक बलात्कार, हत्या और खासकर सामूहिक बलात्कार के साथ हत्या जैसे मामलों में दोषियों को माफी नहीं दी जा सकती। यानी सरकार के पास 2014 की नई नीति मौजूद थी, उसके बावजूद 1992 की क्षमा नीति के आधार पर दोषियों को छूट दे दी गई। हालांकि 2 साल बाद जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। 2 हफ्ते के भीतर दोषियों को सरेंडर होने का निर्देश दिया और कहा रिहाई की यह प्रक्रिया नियमों के खिलाफ हुई। यही हुआ जब इसी साल मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का फैसला आया। 11 जुलाई 2006 महज 11 मिनट के अंदर मुंबई की 7 अलग अलग लोकल ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके हुए। इन धमाकों में 187 लोग मारे गए और 800 से ज्यादा जख्मी हुए। जांच शुरू हुई। पुलिस और एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड जो है वो जगह जगह से खुफिया सूचना उसे मिलने लगी कि धमाकों में स्थानीय मुस्लिम लड़के शामिल हो सकते हैं। और फिर शुरू हुआ एक सिलसिला छापेमारी, गिरफ्तारियों और कन्फेशन के नाम पर जबरदस्ती का। सबूतों के नाम पर कबूलनामे दिखाए गए। इस मामले के लिए कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनका केस मकोका की स्पेशल अदालत में चला। साल 2015 में मकोका कोर्ट ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी भी पाया। मकोका कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस के द्वारा दिए गए सबूत अधूरे हैं और ना ही फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस की कहानी की पुष्टि करती है, ना ही कोई गवाह। इस केस में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि आरोपियों के कबूलनामे जो पुलिस ने दिखाए वो टॉर्चर से लिए गए थे। पुलिस के इस पूरे केस की नींव ही इतनी कमजोर थी कि चार्जशीट में कोई विरोधाभास थे। आरोपियों के पहले और दूसरे बयान एकदम कॉपी पेस्टेड थे। एक ही आरोपी को 2 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया गया। ऐसे में अदालत ने इसी साल 21 जुलाई को अपर्याप्त सबूतों का हवाला देकर आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद तुरंत महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को शॉकिंग बताया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की। फैसले के 2 दिन बाद यानी 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी डाल दी गई। लेकिन जब एक और ऐसे ही केस में हिंदुत्व समूह से जुड़ी हुई प्रज्ञा ठाकुर को बरी किया गया तो महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आतंकवाद भगवा न कभी था न है कभी रहेगा। दरअसल 29 सितंबर 2008 की शाम महाराष्ट्र के मालेगांव के भिक्खू चौक मस्जिद के पास एक धमाका होता है। धमाका एक मोटरसाइकिल में रखे विस्फोटक से हुआ जो मस्जिद के पास ही खड़ी थी। इस धमाके में 6 लोगों की जान गई और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। धमाके के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की। एटीएस की जांच में सामने आया कि इस धमाके के पीछे हिंदू उग्रवादी संगठन अभिनव भारत का हाथ है। एटीएस ने कहा कि मोटरसाइकिल जिस पर बम रखा गया था साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। साल 2011 में यह केस एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी, इन सभी को धमाके की साजिश और प्लानिंग में शामिल माना। लेकिन इस केस की जांच और सुनवाई के दौरान कई उतार चढ़ाव आए। सबसे बड़ा बदलाव आया साल 2014 में जब केंद्र में सत्ता बदली, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सरकारी वकीलों को आरोपियों के खिलाफ नर्म रुख अपनाने के लिए कहा गया। पहले जो एनआईए पुख्ता सबूत होने का दावा करती थी, 2016 में उसने ही कह दिया उसके पास सबूत नहीं है। गवाहों ने कोर्ट में जाकर बयान बदल दिए, जिसके बाद इसी साल मालेगांव बम धमाके पर फैसला सुनाते हुए एनआईए की स्पेशल अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता वाला बयान दिया, जिसकी बात हम वीडियो में पहले कर चुके हैं। सोचिए, जब सरकार यानी अभियोजन पक्ष ही आरोपियों के बरी होने से खुश हो तो क्या उसने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सबूत सही मायने में जुटाए होंगे? क्या उसने इस केस को वाकई सही ढंग से लड़ा होगा? जब मुसलमान आरोपी को बरी किया जाए तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करती है, लेकिन वहीं जब आरोपी हिंदू हो सरकार कहती है कि भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता। आज बात अखलाक की हो, बिल्किस की हो या मालेगांव की, हर जगह
पैटर्न सा दिखता है। और ये पैटर्न सिर्फ केस नहीं बताता, वो बताता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। सवाल यही है, अगर इंसाफ भी पहचान देखकर तय होने लगे तो फिर आम आदमी किस पर भरोसा करे, अदालत पर, सरकार पर या भीड़ पर? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।